हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की पोइट्री पोर्शन का लेसन नंबर 3 जो आपके पोएम है जिसका नेम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम को लिखा है द वॉइस ऑफ द रेन। बहुत अच्छी पोएम है ये। इसमें राइटर ने ये एफर्ट किया है कि किस तरह से वो रेन से क्वेश्चन करता है और रेन जो है वो अपनी लैंग्वेज में उसको रिप्लाई करती है कि एक्चुअल में सारे सवाल जो पोएट रेन से पूछता है रेन होने पर, और रेन जो है मानो जब उसकी बौछारें गिरती है, बूंदें गिरती है, तो राइटर उसकी भाव को समझता है और सोचता है कि शायद ये जो बूंदें गिर रही है इन बूंदों की आवाज़ जो है मेरे क्वेश्चन का ये वाला रिप्लाई मुझे कर रही है। तब क्या क्वेश्चन है और क्या रिप्लाइज हैं ये अपन इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पोएम के अंदर बता रखा है कि इस कविता में वर्षा का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का मतलब ये होता है कि आपने अलंकार पढ़े होंगे कि बारिश जो है वो कोई मानव नहीं है, इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस पोएम के अंदर ये शो किया गया है कि जैसे रेन जो है मानो इंसान की तरह पूछे गए क्वेश्चन का रिप्लाई इंसान की तरह दे रही हो, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण जो वर्ड है उसका यूज़ किया गया है। कवि वर्षा से प्रश्न पूछता है कि वह कौन है, तो उसे वर्षा उत्तर देती हुई प्रतीत होती है। तो तब उसको लगता है कि जैसे मानो बारिश उसको रिप्लाई करती है कि, और रिप्लाई ये मिलता है कि वो धरती की आवाज़ है, वो धरती का गीत है। कवि को वर्षा के बारे में अपने मन के भाव वर्षा की गिरती हुई बूंदों के स्वर में सुनाई देते हैं और वह उन्हें अपनी भाषा में कविता के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर देता है। यानी कि यहाँ पर वर्षा और पोएट इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है। पोएट बारिश से क्वेश्चन पूछता है और बारिश की बूंदें हैं वो उसको रिप्लाई करती है। अब एक्चुअल में ये दोनों अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अपन तो उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते, लेकिन राइटर ने उसको अपनी लैंग्वेज में हम सबको ये समझाने का एफर्ट किया कि रियल में बारिश जो है वो क्या है। ठीक है, उसकी आवाज़ को एक कवि समझ सकता है। कवि ने अपने भाव में उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने का एफर्ट किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम। इसके अंदर टोटल 3 स्टेंजा अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेंजा लिखा हुआ है, एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर विच स्टैंड टू टेल gave me an answer as here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, आप देख लो। आर्ट का मतलब यहाँ पर आर से है, ठीक है, यानी कि हो जो EZMR होता है ना, वो यहाँ आर्ट लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में यहाँ पर आर है। दो मतलब होता है यू, तुम। सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब होता है धीमे धीमे से गिरती हुई। शोवर का मतलब बारिश की बूंदें या बौछारें। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत रूप से या निरंतर। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। इम्पेल्पेबल का मतलब होता है जिसे छुआ न जा सके, यानी कि पहुँच से बाहर। लैंड मतलब आप जानते हो धरती होता है, ज़मीन होता है। बॉटमलेस यानी कि जिसका बॉटम ही नहीं हो, यानी कि अथाह, ठीक है, जिसकी अपन था पाना मुश्किल हो, अथाह बोलते हैं उसको, ठीक है। सी मीन्स होता है समुद्र। तो यहाँ पर अपन इसकी हिंदी देखें तो ये लिख रखा है कि कवि जो है वो बारिश से पूछता है कि तुम कौन हो, ठीक है। तो कवि कहता है कि मैंने धीमे धीमे गिरती हुई वर्षा की बौछारों से पूछा कि तुम कौन हो, और मुझे ये बताने में बड़ा अजीब सा लगता है कि उन्होंने मुझे अपनी लैंग्वेज में उत्तर भी दिया, यानी कि उन बूंदों ने मुझे उत्तर दिया, जो आप लोगों को अजीब लगेगा कि मुझे उनका उत्तर समझ में आ गया। और यहाँ पर मैं उसको अपनी भाषा में आपको अनुवाद करके बताता हूँ, और बता रहा है कि रिप्लाई उसको ये मिलता है कि वर्षा की आवाज़ ने कहा कि मैं धरती का गीत हूँ, मैं धरती की पोएम हूँ, यानी कि मैं धरती की आवाज़ हूँ। मैं पृथ्वी एवं अथाह सागर से छुपके निरंतर ऊपर उठती रहती हूँ। यानी कि अपन जानते हैं कि बारिश एक्चुअल में साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बारिश कैसे होती है। गर्मी आती है तो गर्मी के समय में समुद्र के अंदर पानी जो है वो भाप बनकर आसमान में ऊपर जाकर बादलों का रूप लेता है, और जब ऊपर का एटमॉस्फेयर थोड़ा कूल हो जाता है तो फिर वो बारिश की बूंदें होकर नीचे गिरती है। तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहा है कि उसको ऐसा रिप्लाई उस बारिश की बूंदों ने उसको रिप्लाई दिया है।
Upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that it them without me were seeds only, latent unborn. यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे मीनिंग आए हैं, आप देख लीजिए. अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, हेवन मतलब होता है यहाँ पर पैराडाइज, ठीक है, स्वर्ग या आसमान कह सकते हो. वेंस का मतलब होता है जहाँ से, वैगली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, फॉर्म्ड का मतलब होता है रूप धारण करके, ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है. चेंज्ड मीन्स होता है परिवर्तित या अलग, येट मतलब फिर भी, सेम मतलब होता है वही, डिसेंड का मतलब उतरती हूँ, लेव मतलब यहाँ पर होता है वॉश यानी धोना या नहलाना या भिगोना, डिसेंड का मतलब होता है उतरती हूँ, ड्राउट मतलब होता है सूखाग्रस्त क्षेत्र, एटमीज मतलब होता है टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण जिसको अपन एटम बोलते हैं, ठीक है ना, वही. डस्ट लेयर्स का मतलब धूल की परतें या सतहें, ग्लोब मतलब होता है वर्ल्ड, विश्व, विदाउट यानी बिना, सीड्स मतलब बीज, लेटेंट का मतलब होता है हिडन यानी कि छुपे हुए, अनबोर्न का मतलब होता है स्टिल इनसाइड द अर्थ यानी कि अजन्मे, जो अभी भी धरती से बाहर नहीं निकले हैं. तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है कि वर्षा कहती है कि मैं भाप के रूप में ऊपर आकाश की ओर उड़ती हूँ, जहाँ से एक बिल्कुल अलग किंतु फिर भी वही अस्पष्ट सा रूप धारण करके मैं विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, छोटे छोटे कणों और धूल की सतहों को धोने नीचे उतरती हूँ, और धूल की सतहों में जो कुछ भी है वह सब मेरे बिना बीज रूप में ही छिपा हुआ या फिर अजन्मा सा है. तो यहाँ पर राइटर ने हमको बारिश के बारे में बताया कि बारिश ने उसको क्या रिप्लाई दिया है, किस तरह से वो समुद्र के अंदर से भाप बन के आसमान की तरफ ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद बारिश के बूंदों के रूप में धरती पे अलग अलग जगहों पर गिरती है, और जो डस्ट वाली जगह है, सूखाग्रस्त एरिया है, जहाँ पर जाकर धूल लगी हुई जगह को धो देती है और वहाँ की प्यास बुझाती है और पानी को अपनी ज़रूरतमंद जगह पर पहुँचाती है. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, dully with love returns. अब यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं. एक वर्ड आया यहाँ पर ओरिजिन का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, ठीक है, उत्पत्ति वाला जो जगह होती है ना वो. प्योर मतलब होता है शुद्ध, आप जानते हैं. ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना. इशूइंग मतलब होता है उत्पन्न होकर. बर्थ प्लेस का मतलब उत्पत्ति स्थान, जहाँ से उस जगह जहाँ पर कोई जन्म लेता है या फिर पैदा होता है. फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूरा होना. वॉन्डरिंग मतलब होता है रोमिंग या भटकना कह सकते हो आप यहाँ पर. रेग्ड का मतलब जिस पर ध्यान दिया गया हो, रेग्ड. और अगला मीनिंग है अनरेग्ड यानी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया हो. डली मतलब होता है नियम से या अवश्य ही. रिटर्न्स का मतलब वापस आना. तो यहाँ पर वर्षा कहती है कि और मैं हमेशा दिन रात लगातार अपने जन्म के स्रोत यानी कि धरती को वापस जीवन देती रहती हूँ और इसे साफ और सुंदर बनाती रहती हूँ. यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन किया हुआ है क्योंकि ये एक तरह का गीत है, धरती का गीत कहा गया है बारिश को. और एक गीत की एक खासियत होती है कि वो अपने उत्पत्ति स्थान से निकलकर पूर्णता को प्राप्त करके इधर उधर घूमता हुआ, चाहे उस पर ध्यान दिया जाए या नहीं दिया जाए, नियम से अर्थात अवश्य ही प्रेम के साथ वो वापस अपने उस पहले वाले स्थान पर आ जाता है. तो ठीक उसी तरह से बारिश बोलती है कि बारिश का भी यही चक्र है. वो अपने उत्पत्ति स्थान यानी कि धरती से भाप के रूप में ऊपर उठती है, बादलों के रूप में इधर उधर घूमना और जल की बूंदों के रूप में वापस प्रेम सहित धरती पर आ जाना. ये उसका एक साइकिल है, ठीक है ना. ये आप लोग साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो ये रिप्लाई फाइनली बारिश उस कवि को देती है. तो इस तरह से इसके 3 स्टेंजा हैं इस पोएम के, जो अपन ने 1 बाय 1 करके पढ़े हैं. आपको इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसमें दिए गए स्टेंजास के साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं. होप करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. फिर मिलते हैं हम नई पोएम के साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गुड बाय, टेक केयर.